Good morning. So we were talking about the four basic things: assets, liabilities, income, and expense. Assets, liabilities, incomes, and expenses. Incomes are source of revenue. Like if your father is a right salaried person, the salary earned by him is income, and on that your right house runs. Your home runs on the basis of the salary earned by your father or your mother, as the case may be. Another example, right? There is a person who is a broker. He is a broker. Broker पता है ना क्या करता है? He broker means a middleman who helps buyer to buy the thing. Like example, मैं आपको example दे सकता हूँ. एक लैंड है, you want to buy a land, तो आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, because you don't know the seller. तो brokers have a connection with the sellers. So brokers works for the seller, also for the buyer. तो हम ब्रोकर पे ब्रोकर के पास जाएंगे और हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा टू परचेज द लैंड. वो हमसे भी ब्रोकरेज लेगा और सेलर से भी ब्रोकरेज लेगा. ही विल अर्न फ्रॉम द बोथ द साइड्स. आपको पुणे में फ्लैट लेना है रेंटल बेसिस या सेकंड हैंड फ्लैट लेना है, यू हैव टू जनरली गो थ्रू ब्रोकर. देयर आर मेनी वेबसाइट, nobrokerage.com वगैरह, बट मैं ब्रोकर की बात कर रहा हूं. द ब्रोकरेज अर्नड इज हिज इनकम. ये उसकी इनकम है, आपका एक्सपेंस है, उसकी इनकम है. समझ में आ रहा है? देयर आर सम पीपल हु वर्क ऑन ए कमीशन. कमीशन पे काम करते हैं, 2% कमीशन, 5% कमीशन. द like LIC agents. There is a LIC company. They sell the policies through the agents. Agents हमारे पास आते हैं. They give us information about the various policies. They sell the policies on behalf of whom? Insurance company. So commission earned by that agent. हम policy purchase करते हैं. He gets commission from the insurance company. वो फ्री में काम नहीं कर रहा है. He gets commission. So लिख लेना और लिख सकते हो आप. Brokerage earn. Brokerage received. Commission received. Are the incomes. Income. समझ में आ रहा है? Then these are called as other incomes. So main income is sale of goods and sale of services. Main income, sale of goods and sale of services. Besides that, there can be other ways of earning the income. You may give your property, your assets. You may give your assets on rental basis. आपके पास शॉप है, इट्स योर एसेट. आपने किसी को रेंट पे दिया है, राइट? आपने किसी को रेंट पे दिया है. सो यू हैव गिवन इट ऑन रेंटल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू विल बी अर्निंग, राइट, रेंटल इनकम ऑन दैट. समझ में आ रहा है? यू विल बी अर्निंग रेंटल इनकम फ्रॉम दैट. नेक्स्ट, दूसरा, this is one example. Your flat, it is your asset. Asset means property. It is your asset which you are given on rental basis. उस पे आप रेंट कमाते हो. Rent earned is your income. समझ में आ रहा है? Then आपके पास सपोज एक बड़ी जेरोक्स की मशीन है और आपने किसी को रेंट पे दी है. जेरोक्स मशीन ओन्ड बाय यू इज अ फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म चलने वाली है, फिक्स्ड एसेट है, आपने रेंट पे दी है, राइट? तो ऑन दैट यू गेट रेंट इनकम. अनदर एग्जांपल, ध्यान देना मैं एग्जांपल दे रहा हूं. आपके पास कार है,
और आपने ओला वालों के साथ टाइप करके वो रेंट पे दिया। सो वो आपके पास ऑटो है, आपने रेंट पे दिए किसी को चलाने के लिए, यू गेट 1000 पर डे या 500 रुपीज पर डे रेंट। दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम बाय allowing others to use your resources। लिख लेना, by allowing, what is rent? What is rent income? By allowing others to use your assets। समझ में आ रहा है? then interest क्या है? You have excess money with you, and you have deposited that money into FD। आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, 50 लाख है आपके पास, आपने बैंक में डाल दिए, बैंक आपको 8% ईयरली देती है, सपोज 50 लाख पे 8%, 4 lakhs, they give 4 lakhs का इंटरेस्ट, you get a interest, you can meet your expenses out of your income। इनकम से हम एक्सपेंसेस मीट करेंगे। आपके पापा की सैलरी से आपका एजुकेशन का खर्चा हो रहा है, आपके घर का ईएमआई जा रहा है, पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, खाने वाने जो आप वेजिटेबल्स लेते हो उसका खर्चा हो रहा है, न्यूज़पेपर, मिल्क, आपके बाकी सब चीजें, सबका खर्चा आपके पापा के इनकम से हो रहा है। सो इनकम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट योर डे टू डे एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? देन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन 3 to 4 months देयर वाज नो इनकम बट एक्सपेंसेस थे। एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी थी, सैलरी तो पे करनी थी, बराबर ना? देन आपको रेंट पे करना होगा, खर्चे तो थे आपके, अगर आपने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ा होगा आपको। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं है, अगर आपके पास इनकम नहीं है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। बिजनेस नीड टू बी शट डाउन इफ यू डोंट अर्न द रेवेन्यू। For Ekathon camp, tuition fees collected from the student is income. For your school, tuition fees collected, library fees collected, right? Term exams fees collected, fines collected. They also levy you fines. आपको पता होगा स्कूल वाले फाइन लगाते हैं। Those fines collected is their income. Income is yours. You are not supposed to give it to back. रिटर्न करनी नहीं पड़ती, लाइबिलिटी रिटर्न करनी पड़ेगी। लोन टेकन, पैसे आ गए बट रिटर्न करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। बट एक बार ट्यूशन फीस आ गया फिर से रिटर्न नहीं करना पड़ता। इट्स योर इनकम। आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट ही डिजाइन्स, राइट? वो डिजाइनिंग वगैरह करता है आर्किटेक्ट। ही प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज, आर्किटेक्चर सर्विसेज, एंड ही चार्जेस हिज फीस, वो फी लगाता है, इज हिज इनकम। आपके घर में अर्बन क्लैप वाले लोग आते हैं कुछ फिटिंग करने को, आप उनको पेमेंट करते हो, इट इज देयर इनकम। वड़ा पाव का दुकान है, ही सेल्स वड़ा पाव। चाय वाला, ही सेल्स टीज, दे आर हिज इनकम। क्यों कर रहा है वो धंधा? बिकॉज ही वांट्स टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए इनकम होनी चाहिए। सो इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप मंदिर में गए, दगड़ू शेठ में गए, आपने दक्षिणा पेटी में पैसे डाले, इट इज देयर इनकम। वो क्या गणपति को जाएगा, गणपति लेके जाएगा? नो, इट इज द इनकम ऑफ द ट्रस्ट। जो भी दगड़ू शेठ की ट्रस्ट है वो, आप बालाजी जाते हो, वहां पे आपके बाल डोनेट करके आते हो, एंड वो जो बाल वो ऑक्शन करते हैं, यू नो, दे अर्न इन क्रोर्स। वो जो बाल पूरे साल में जितने कलेक्ट होते होंगे, दे सेल इट एंड दे इनकैश इट। वो पैसे कमा रहे उस पे, दे आर यूजिंग दैट मनी फॉर गुड पर्पस। ओके, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूं दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। राइट ऑन, मैं इनकम का एग्जांपल दे रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इनकम इज द थिंग ऑन विच, राइट, द बिजनेस रन्स। इनकम नहीं तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, आगे। सो यहां तक क्लियर है? आगे। सो
एग्जाम्पल, कोई क्लोथ मर्चेंट है, जय हिंद स्टोर्स ऑन लक्ष्मी रोड, दे सेल्स ड्रेस मटेरियल, दे सेल जीन्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, क्लोथिंग मटेरियल वो सेल। जब वो बिल बनाते हैं हम उनको पैसे देते, इट इज देयर सेल्स इनकम। समझ में आ रहा है? इट इज देयर सेल्स इनकम। सो इनकम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन गिव सम एग्जांपल। मैं कल दे रहा था आपको, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रीड दिस, इफ यू रीड दिस, यहाँ पे देखो 70th एनुअल रिपोर्ट के नीचे ये लाइन में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ईयर कब एंड हुआ है? 31 मार्च 19, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्या स्टेटमेंट है। आई कैन शो यू देयर इनकम। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, देखो उनकी इनकम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हो। हम्म, पढ़ो क्या इनकम है। रुपीज इन लैक्स, उधर देख सकते हो रुपीज इन लैक्स। देयर आर 2 years, 17 18 एंड 18 19। 31 मार्च 19 मतलब 18 19, 31 मार्च 18 मतलब 17 18। ड्यूरिंग उनकी इनकम देखो, फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट, फीस कलेक्टेड 70,467 lakhs, 70,000 lakhs fees collected, fees collected from students, fees collected from members, seminars, they conduct various seminars for student plus members, उससे उनको 4,312 lakhs रुपीज मिले इनकम। अदर इनकम बाकी इंटरेस्ट वगैरह 14,597 lakhs is income. Their total income is 89,376 lakhs. Previous year उनकी इनकम, टोटल इनकम थी 80,000 lakhs, 80,609 lakhs। इस ईयर में इट हैज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 9,000 lakhs। इस ईयर में मतलब 2018 ईयर एंड से 2019 ईयर में 9,000 lakhs से उनकी फीस इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज हुई है। देयर आर सम एक्सपेंसेस, अभी मुझे एक्सपेंसेस समझाने। सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये जो इनकम है ये फ्री में तो नहीं आती, इनकम कमाने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है। दीज आर द एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रोफेशनल फीस पेड टू एग्जामिनर्स एंड कंसल्टेंट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। 89 lakhs का इनकम था, 89 lakhs की इनकम थी, 61 lakhs की एक्सपेंस है, इनकम माइनस एक्सपेंस, 28 lakhs का प्रॉफिट है। आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, उनका प्रॉफिट कितना है? नेट सरप्लस मींस प्रॉफिट 28,339 lakhs का प्रॉफिट है। प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट था? 18,859 lakhs। इस ईयर में ऑलमोस्ट 10,000 लाख से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 10,000 लाख से प्रॉफिट, सोचो 10,000 lakhs देन। सो प्रॉफिट इज इनकम माइनस एक्सपेंस। एक मिनट, आई कैन शो यू।
देखो उनकी इनकम क्या है, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो फीस, डिस्टेंस एजुकेशन, इंस्टीट्यूट के कॉलेज नहीं होते, डिस्टेंस एजुकेशन है वो। क्लासरूम ट्रेनिंग इनकम, इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रोवाइड्स कोचिंग क्लासेस इन सम ऑफ द सिटीज, वहां से उनको 15,000 लैक्स की इनकम मिली है। कोचिंग, दे प्रोवाइड कोचिंग। एग्जामिनेशन, दे कंडक्ट एग्जामिनेशन, तो बच्चों को फॉर्म फिल करते टाइम फीस पे करनी होती है। मेंबरशिप, आई एम ए मेंबर, मुझे एवरी ईयर मेंबरशिप फीस देनी होती है, दैट इज देयर इनकम। एंट्रेंस फीस, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज, सीए होने के बाद भी इफ यू वांट यू कैन गो फॉर अदर कोर्सेज, उससे भी उनको पैसे मिलते हैं 976 lakhs। सर्टिफिकेट कोर्सेज, सो उनकी टोटल फीस रिसीव्ड 70,000 lakhs। अदर इनकम देखो, सेमिनार इनकम, हमारे लिए मेंबर्स के लिए जो सेमिनार रखे थे उससे उनको 2889 lakhs का पैसा मिला। स्टूडेंट के लिए जो सेमिनार है वहां से 695 lakhs। नॉन मेंबर्स, ना ही स्टूडेंट ना ही मेंबर्स, कोई थर्ड पार्टीज के लिए सेमिनार रखे होंगे, 711 lakhs। ई लर्निंग इनकम, दे प्रोवाइड ई प्लेटफॉर्म एज वेल, उसके थ्रू भी वो इनकम जनरेट करते हैं, 17 lakhs। अदर इनकम देखो उनकी क्या है, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट कितना मिला है, 2000 lakhs, 2700 lakhs, एक्चुअली 2800 lakhs पे गया है। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 5600 lakhs, on bank deposits 7866 lakhs, sorry 2866 lakhs, 2866 lakhs, on loan to employees 70 lakhs, एम्प्लॉयज को लोन दिए उस पे उन्होंने इंटरेस्ट लगाया, उस पे 70 lakhs का इंटरेस्ट कमाया। सोचो, सेल ऑफ पब्लिकेशंस, वो मैगजीन्स बनाते हैं और वो सेल करते हैं मैगजीन्स, उनके मैगजीन्स आर वेरी यूजफुल, तो बहुत लोग परचेस करते हैं बिकॉज उसमें सब चेंजेस वगैरह, इनकम टैक्स में, अकाउंटिंग में क्या चेंजेस आ रहे सब रहता है, तो वो उसकी डिमांड होती है, तो उससे 70 lakhs कमाए, 933 lakhs कमाए। न्यूज लेटर्स, जैसे आपका मंथली उनका न्यूज लेटर्स आता है, उसके भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, 100 rupees 200 rupees, दे सेल देम। जर्नल सब्सक्रिप्शन, स्टूडेंट्स के लिए जर्नल्स होते हैं, उससे उनको 277 lakhs का पैसा मिला है। कैंपस इंटरव्यूज, दे कंडक्ट कैंपस इंटरव्यूज फॉर द पास आउट स्टूडेंट। इंस्टीट्यूट कैंपस रखता है, सुना होगा आपने, कैंपस में प्लेसमेंट होता है, जॉब मिलता है, बराबर। तो बड़े बड़े कंपनीज लाइक इंफोसिस, राइट, आईबीएम, लाइक रिलायंस, टाटास, दे केम एंड दे पिक द स्टूडेंट्स, तो these companies require chartered accountants, so इंस्टीट्यूट वो काम करती है, they help these companies to get the chartered accountants, तो उसके लिए वो फीस लगाते हैं इन कंपनीज को। सो कैंपस इंटरव्यू से 970 lakhs कमाए उन्होंने एक साल में, दिस इज ऑफ इनकम ऑफ 1 year, 12 months की इनकम है। एक्सपर्ट एडवाइजरी फीस, दे गिव एडवाइजरी सर्विसेज टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, तो दे चार्ज फीस 53 lakhs की फीस उन्होंने एडवाइजरी सर्विसेज के लिए दी है। पीएमओ ऑफिस में वो काम करते हैं, दे हेल्प लाइक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह, उनको सीतारामन वगैरह उनको वो एडवाइस करते हैं। प्रोविजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, वो जाने दो। मिसलेनियस इनकम, टाइम पास इनकम इज 481 lakhs। सो नाउ देखो इनकम की क्या क्या इनकम है, इंस्टीट्यूट है बट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो दिस इज द इनकम। सो ओवरऑल उनकी इनकम 89 lakhs कुछ तो आ रही थी। नाउ सो ये मैं समझा रहा हूं कि व्हाट इज इनकम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो ये समझा, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, रेंटल इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, यू मे अर्न डिविडेंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन द शेयर्स, लिख लेना। इंटरेस्ट इनकम बाय कीपिंग डिपॉजिट्स इन बैंक, इन बैंक।
ऐसे आप पैसे कमा सकते हो, बैंक और गिविंग लोन्स, और यू मे गिव लोन। जैसे बैंक्स गिव इन लोन्स टू द पब्लिक, हमें लोन देती है, हम उनको इंटरेस्ट देते हैं, सो इंटरेस्ट इज देयर इनकम, ठीक है, गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस। आपके पास पैसा पड़ा है, कोई आपका फ्रेंड बोलता है मुझे पैसे दे दो, मैं आपको 5% इंटरेस्ट दूंगा, राइट? आप क्या बोलोगे? 5% में आपको वो बोलता है आपको 5% इंटरेस्ट देगा, आपने उसको 10 लाख दिए, 10 लाख पे 1 साल का कितना देगा वो 5% के हिसाब से? 50,000 इंटरेस्ट देगा आपको। सो 50,000 आपने कमाए ना, सो इट इज योर इनकम। डिविडेंड किस पे मिलता है? यू कैन अर्न डिविडेंड इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स ऑफ द कंपनीज। यू कैन इन्वेस्ट मनी इन द शेयर्स ऑफ द कंपनीज। रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, टाटा के शेयर में इन्वेस्ट किया, नेटफ्लिक्स के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, एग्जांपल दे रहा हूं, फेसबुक के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वी गेट डिविडेंड। द कंपनीज जिनके शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया है, दे गिव अस डिविडेंड, क्योंकि हमने वहां पे इन्वेस्ट किया है पैसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट, सेल ऑफ स्क्रैप, रद्दी वगैरह जो आपके घर में रहेगी आप निकाल देते हो, इट इज इनकम। ब्रोकरेज रिसीव्ड, राइट? ब्रोकरेज, आप शेयर्स ट्रेड करते हो उस पर ब्रोकरेज मिलता है, आप लैंड वगैरह परचेस सेल करते हो उस पर ब्रोकरेज लेते हो आप। कमीशन, राइट? एजेंट्स, बाय प्रोवाइडिंग एजेंसी सर्विसेज। You earn commission income. So these are the incomes, right? You one may earn incomes through these ways. ठीक है, आगे नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। What do you mean by expenses? They are incurred. Expenses are incurred to earn the incomes. इनकम कमाने के लिए कोई खर्चे करने पड़ते हैं। To gain something, you have to sacrifice something. Without sacrifice, you cannot gain. Similarly, to earn income, you have to sacrifice something. Like when you have to sell the goods. Example, there is a bookstore. There is a bookstore. He sells books. Sale of books is his income. He will sell the books and he will earn the revenue. But ये बुक हवा में से तो नहीं आएंगे ना. He has to purchase it. So he purchases books and then sell. So this purchase, to earn the income, he has to purchase the books. The amount paid to the seller, bookstore जो उसके seller को pay करेगा, that is expense. Expense रहता है. So they are incurred to earn income or to get benefit. To get benefit. Benefit मिलने के लिए कुछ sacrifice करना होता है. That is example. दूसरा, विजय सेल्स. They sell electronic gadgets. Electric gadgets. Gadgets or appliances. ठीक है, this is their income.
बट दे हैव टू परचेस इट फर्स्ट. उनको पहले परचेस करना होगा ना, फिर सेल करेंगे. तो दिस इज एक्सपेंस. ठीक है. लाइक योर पापा हैज टू गो टू द ऑफिस, देन ओनली ही विल अर्न इनकम, सैलरी. तो उस ऑफिस जाने के लिए ही हैज टू पे द पेट्रोल एक्सपेंसेस. अगर वो बस से जाते तो उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, पास वगैरह निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ऐसे फ्री में तो नहीं जाएंगे. ठीक है ना. सो दैट इज एन एक्सपेंस. तो लिख लेना. एग्जाम्पल, परचेस ऑफ गुड्स. Purchase of goods is expense. Sale of goods is income. Purchase of goods is expense. Sale of goods is income. And generally आप purchase जिसमें करते हो उससे ज्यादा में सेल करते हो. क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना. Suppose you purchase goods for 1 lakh, you will sell more than 1 lakh, and the difference is in your profit. So income minus expense is profit. Income minus expense is profit. Purchase of goods, purchase of services. Example, Ekatvam में the faculties provide services to Ekatvam and Ekatvam provides services to the students. Ekatvam camp. They provide the coaching services to the students. And we charge the students. तो ये हमारे लिए इनकम है. ट्यूशन फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट इज इनकम. बट यहाँ पे जो काम करते हैं हमारे फैकल्टीज प्रोवाइड अस. ठीक है. फैकल्टीज प्रोवाइड अस देयर सर्विसेज. They provide us professional services. So हम बच्चों से पैसे लेंगे और हम इनको पेमेंट करेंगे. समझ में आ रहा है? Therefore this is our expense. ये हमारा क्या रहेगा? एक्सपेंस. खाली हम क्या फैकल्टीज की सर्विसेज लेते गए तो हम नहीं. हम हमारे पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज है. एयरटेल का कनेक्शन है अपने पास, तो एयरटेल वालों को पेमेंट करना होगा. टेलीफोन कनेक्शन है हमारे पास जियो का, उनको पेमेंट करना होगा. कितने सर्विसेज ले रहे देखो ना. राइट. ऑफिस स्टाफ है जो क्लीनिंग करता है, कॉल्स हैंडल करता है, उनको सैलरी देनी होगी. सो ये हमें पेमेंट करना पड़ेगा. सो इसके सिवा हम बच्चों को सिखा नहीं सकते. सपोज दैट प्रीमाइसेस ऑन रेंट, हमें रेंट देना पड़ेगा. देखो ना, जो बच्चों से हम ले रहे हैं, हम फैकल्टीज को दे रहे, हमारे स्टाफ को दे रहे, एयरटेल वालों को दे रहे, जियो वालों को दे रहे, राइट, हमारे लैंडलॉर्ड को दे रहे, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने होते हैं. सपोज हमने 50 लाख की फीस कलेक्ट की पूरे साल में, एग्जांपल. उसमें से सपोज हमारा रेंट 10 लाख गया, फैकल्टीज का पेमेंट एग्जांपल 30 लाख गया, एग्जांपल. ठीक है. रेंट 10 लाख गया, फैकल्टीज को पेमेंट 30 लाख गया, 50 लाख में से 40 लाख ऐसे गया. अभी भी कितना बाकी है? 10 लाख. 1 लाख का टैक्स गया, गवर्नमेंट को 1 लाख टैक्स दिया, 9 लाख बाकी है हमारे पास. बाकी सब एक्सपेंसेस 4 लाख के सपोज. सो टू अर्न दिस 50 lakhs हमें ये पेमेंट करने पड़ेंगे. दीज आर एक्सपेंसेस. टोटल एक्सपेंस हो गए 45 lakhs, इनकम हो गई 50 लाख, प्रॉफिट हो गया 5 लाख. क्या बोला मैंने? आपने अलग अलग लोगों को उन्होंने जो सर्विस दी या गुड्स लिए उनसे. हम पानी परचेस करते हैं, वो फिल्टर वाटर रहता है, वो रहता है क्लास में. अब सपोज जब हम फेस टू फेस कभी शिफ्ट होंगे तब सैनिटाइजर्स वगैरह परचेस करने पड़ेंगे बच्चों के लिए, हम वहां पे रखेंगे, तो वो भी हमारे लिए खर्चे रहेंगे ना. अगर वो नहीं रखेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे. हम राइट, ऐसे नहीं होगा. बट एज ए
प्रिकॉशन, वी टेक दैट मेजर्स। समझ में आ रहा है? तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये सब चीजें क्या होती हैं, एक्सपेंस होते हैं। सो अगर ये करोगे तो ही इनकम मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सो अब ध्यान देना। सो व्हाट कैन बी योर एक्सपेंसेस, लिख लेना। परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ सर्विसेज, देन salaries paid to staff, salaries and wages paid। ठीक है? what is the importance, ये लिख लेना। they are recurring in the nature। रिकरिंग इन नेचर मतलब वो हमेशा हो रहे हैं, आपको हमेशा करने पड़ेंगे। लाइक आपने फिक्स असेट परचेस की, आपने व्हीकल परचेस की 10 लाख की, आप हमेशा नहीं परचेस करोगे। अब आप 10-15 साल कुछ परचेस नहीं करोगे, उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, तो हम उसको एक्सपेंस नहीं बोलते, हम उसको फिक्स असेट बोलते हैं, असेट बोलते हैं। बट सैलरी हमें एवरी मंथ देनी पड़ेगी, रेंट हमें एवरी मंथ देना पड़ेगा, इंश्योरेंस हमें एवरी ईयर देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट हमें एवरी ईयर करनी पड़ेगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रिसीट्स वगैरह बनाने के लिए, राइट, वो हमेशा परचेस करनी पड़ेगी। दैट इज अ रिकरिंग इन द नेचर, रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो expenses are recurring in the nature, repetitive in the nature, then their benefit is short term, short term, that is generally less than 12 months। फिक्स असेट्स का बेनिफिट 12 मंथ से ज्यादा होता है, असेट्स का बेनिफिट 12 मंथ से ज्यादा होता है। असेट्स जिनका बेनिफिट 12 मंथ से ज्यादा है वो फिक्स असेट, 12 मंथ से कम है करंट असेट, एंड एक होता है एक्सपेंसेस। ठीक है? सो इनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता है। देखो, परचेसेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ सर्विसेज, सैलरी एंड वेजेस पेड, देन रेंट पेड, ऑफिस रेंट पेड, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में स्टेशनरी की जरूरत होती है, स्टेपलर रहा, पेन्स रहे, प्रिंटिंग के लिए पेजेस रहे, ये सब चीजें चाहिए ना। सो दैट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस। देन नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है बिजनेस की, लोग कितने एडवर्टाइज करते हैं, दैट इज देयर एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट, देन एग्जांपल, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, लाइक एग्जांपल, आप होम डिलीवरी करते हो गुड्स की, आपके कस्टमर फोन करते हैं, आप उनको घर पे जाके गुड्स देते हो, होम डिलीवरी है। तो जब कस्टमर की ऑर्डर आएगी तो आपका बंदा लेके, आपका एम्प्लॉय वो गुड्स लेके उसके घर जाएगा, उसके लिए पेट्रोल के खर्चे रहेंगे, वो गाड़ी पे जाएगा तो पेट्रोल का खर्चा रहेगा, अगर गाड़ी से नहीं जाता है, ऑटो से जाता है तो ऑटो का भाड़ा रहेगा, ऑटो से नहीं बस से जाता है तो बस का टिकट रहेगा। दीज आर ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड कन्वेंस एक्सपेंस। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप सेल कैसे करोगे, कस्टमर को होम डिलीवरी कैसे करोगे? देन टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस में टेलीफोन होता है, कस्टमर उस पर फोन करते हैं, हम कस्टमर्स को फोन करते हैं, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस। ठीक है? देन अच्छा, और क्या दे सकता हूं मैं एग्जांपल, ब्रॉडबैंड चार्जेस, ऑफिस में नेट चाहिए, नेट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, वो सब नेट वगैरह जो है उसका जो बिलिंग एवरी मंथ बिल आता है, दैट इज एन एक्सपेंस, दैट इज एन एक्सपेंस। आप कस्टमर्स को कुरियर करते हो, पोस्टेज एंड कुरियर,
postage and telegram charges. Like example, we at Ekatham camp हमने क्या किया, जो सीए फाउंडेशन के बच्चे उनको नोट्स कुरियर कर दिया हमने पूरे महाराष्ट्र में नोट्स कुरियर कर दिए बच्चों को, तो उसका खर्चा आया हमारा, बट बच्चों को नोट्स मिलने चाहिए ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो हमने कुरियर किए इंडियन पोस्ट के थ्रू या मल्टीपल कुरियर सर्विसेज के थ्रू। सो वो तो फ्री में तो नहीं होगा, उसके लिए तो पेमेंट करना पड़ेगा, और हमने वो बच्चों से पैसे लिए भी नहीं, ऐसे नहीं कि हमने उनसे रिकवर किया है, वो हमने हमारे एंड पे कर दिया। ठीक है, आगे दैट इज एन एक्सपेंस। एग्जाम्पल, अब आपके केस में यू गेट ए पॉकेट मनी ऑफ ₹5,000 एवरी मंथ, इट इज योर इनकम। यू रिसीव पॉकेट मनी ऑफ 5,000 एवरी मंथ, इट इज योर इनकम। उसमें से आपने पेट्रोल के लिए पैसे डाले ₹1,000 पूरे मंथ के, फिर आपने रिचार्ज किया मोबाइल ₹500, फिर आपने कॉलेज के कैंटीन में ₹1,000 का यू यूज ₹1,000 इन कॉलेज कैंटीन, आप मूवी वगैरह गए, सपोज ₹500, 2,000 3,000, आपने बुक्स परचेस किए ₹500 के, ठीक है, एंड बाकी सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री कुछ भी छोटे मोटे, ठीक है, सपोज दे आर 500, सो टोटल कितने खर्चे हो गए? 2,000 3,000 4,000, टोटल कितने एक्सपेंस हुए? 4,000। दिस इज योर इनकम, 5,000 इज योर इनकम, योर एक्सपेंस इज 4,000, आपके पास अभी कितना बाकी है? 1,000। बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच यू रिक्वायर अगेन एंड अगेन। पेट्रोल एक बार परचेस किया तो सालों साल चलेगा, ऐसे नहीं है, आपको हमेशा फिल करना पड़ेगा। रिचार्ज आपको हमेशा करना पड़ेगा, कैंटीन आपको हमेशा जाना पड़ेगा, मूवी एक बार मूवी देखी तो लाइफ टाइम नहीं होती है, अगर नेक्स्ट टाइम मूवी देखनी तो फिर से परचेस करना पड़ेगा, फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब एक ही बार मूवी देख सकते हो। बुक्स एक साल के लिए चलेंगे, 11th के बुक्स 12th में नहीं चलेंगे, 12th में फिर से लेने पड़ेंगे, 12th के बुक्स FY में नहीं चलेंगे, फिर से नहीं लेने पड़ेंगे, सो हमें वो फिर से करना पड़ेगा। So these are expenses. Expenses are recurring in the nature. ठीक है, so लिख लेना, they are incurred to earn income or to get benefit. They are recurring in the nature. Their benefit is short term. Next, they are incurred. Expenses are incurred. To maintain or use the fixed assets. They are incurred to maintain or use the fixed assets. आपके पास मोबाइल है, आपने 10,000 का मोबाइल परचेस किया, आपके पापा ने आपको 10,000 का मोबाइल दिया, एग्जाम्पल, it is fixed asset for you. Why? Will you purchase mobile on daily basis? No. आपने परचेस किया तो जनरली 3-4 साल तो आप कुछ, राइट, आप अगर आपने एक बार परचेस किया है तो आप डेली तो नहीं करोगे। मोबाइल विल बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, इट इज एन असेट, मोर देन 1 ईयर, इसलिए इट इज अ फिक्स असेट। सो मोबाइल विथ यू इज अ फिक्स असेट ऑफ योर्स, बट मोबाइल वैसे खुद होके चलेगा कि नहीं, आपको उसको मंथली रिचार्ज करना पड़ेगा। So to use that mobile, you have to recharge. So that recharge is your expense. Fixed asset use करने के लिए जो पेमेंट करते हो, मोबाइल खराब हो गया तो आप उसको रिपेयर्स करवाते हो, so repairs is an expense. Repairs and maintenance is an expense. If you don't incur repairs and expenses, you cannot use the mobile. आपको रिचार्ज करना पड़ेगा उसको, राइट, आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा, रिपेयर्स करना पड़ेगा, दे आर एक्सपेंसेस। आपके पास बाइक है,
You purchase a bike for 80,000. देखो कितनी सिंपल एग्जांपल्स है. बाइक 80,000. देखो परचेस करना है या एक्सपेंस करना है, असेट लेना है या एक्सपेंस करना है, पेमेंट तो करना पड़ता है, पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा. सो 80,000 की असेट परचेस की, आपने 80,000 पेड किए. दैट पेमेंट, दैट एक्सपेंडिचर गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट. दैट एक्सपेंडिचर क्रिएट्स असेट. दैट एक्सपेंडिचर क्रिएट्स फिक्स असेट. सो असेट बन रही है. सो दिस इज फिक्स्ड असेट. व्हीकल को आप क्या बोलते हो, ये मेरी फिक्स असेट है. बट गाड़ी क्या अपने आप चलेगी क्या रही, उसको पेट्रोल डालना पड़ेगा. एग्जाम्पल, आप गाड़ी की वैल्यू कभी पेट्रोल ऐड करके बोलते हो क्या, कि मैंने पूछा आपके पास गाड़ी है कितने में सेल करेगा, आप बोलते हो मैंने 80 में ली थी 60 में सेल करता हूँ. आप बोलते हो क्या मैंने पेट्रोल डाला था उसमें 40-50 हजार का, तो अब उसकी वैल्यू 1,20,000 हुई, कभी नहीं बोलते. क्यों, कभी सोचा नहीं आपने? बिकॉज पेट्रोल डज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ राइट द व्हीकल. नो. ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. दिस इज सॉलिड एग्जांपल, बहुत क्लासिक एग्जांपल है, ध्यान देना. This example will help you to understand difference between assets and expenses. लिख लेना या समझ लेना. आप शोरूम में गए, आपको बाइक परचेज करनी है. ठीक है, एक शोरूम प्राइस इज 70,000. एक शोरूम प्राइस इज 70,000. शोरूम में 70,000 की व्हीकल है, बाइक परचेस करनी है तो, बट हमें 70,000 में नहीं पड़ती, प्लस हमें आरटीओ चार्जेस देने होते हैं. सपोज दे आर 3,000. आई डोंट नो, आपको इंश्योरेंस निकालना होता है, इंश्योरेंस चार्जेस सपोज 2,000. आपने एक्सेसरीज लगावा के लिए, टोटल असेट इसको बोला जाता है ऑन रोड प्राइस. जो टीवी पे एडवर्टाइज आती है ना, वो इसकी आती है. वो जो प्राइस बोलते हैं ना टीवी पे, वो एक शोरूम प्राइस बोलते हैं, बट हमें 70 नहीं पे करना होता, हमें ज्यादा पे करना होता है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एज ए कस्टमर हमारे लिए ऑन रोड प्राइस इंपॉर्टेंट है. भले ही उसकी प्राइस 70,000 है, बट अगर हमें उसको परचेस करना है, आप बोलोगे सर मैंने आरटीओ चार्जेस पे करूंगा, इंश्योरेंस नहीं पे करूंगा, एक्सेसरीज नहीं मुझे चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट इंकर, दिस इज वन टाइम एक्सपेंसेस. वन टाइम एक्सपेंसेस मतलब नॉन रिकरिंग. वन टाइम एक्सपेंसेस दैट इज नॉन रिकरिंग. रिकरिंग मतलब हमेशा बनेंगे, नॉन रिकरिंग मतलब दे आर नॉट रिपीटेटिव इन द नेचर. नॉन रिकरिंग, ध्यान देना, नॉन रिकरिंग, and they are incurred at the time of purchase. These are expenses only. RTO charges, insurance, accessory, they are expenses. But if you don't incur these expense, you won't get ownership of the asset. आप घर पे नहीं लेके जा सकते बाइक. To get the ownership of the vehicle, you have to incur this. Without this, you cannot get the ownership. So these expenses becomes mandatory. So I will say these expenses are added in the cost of asset. To that extent, asset की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 70 से 80 हो गई. Added in cost of the asset. मैंने क्या बोला, they are added in the cost of the asset.
दे आर एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट, जिसको टेक्निकली बोला जाता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन लिख लेना ये। सो यूर बाइक इज नॉट ऑफ 70, आप बोलते हो मुझे बाइक 80 में गिरी, सो आपने आरटीओ चार्जेस, इंश्योरेंस एंड एक्सेसरीज जो आपको एक टाइम परचेस कर पेमेंट करना होगा टू गेट द ओनरशिप, दे बिकम असेट। सो आरटीओ चार्जेस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द असेट, आपके लिए असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, एक्सेसरीज, इंश्योरेंस, सो ऑल दोस एक्सपेंसेस विच क्रिएट द असेट, अगर आप ये करोगे नहीं, एक्सपेंसेस दोगे नहीं, आरटीओ चार्जेस दोगे नहीं, इंश्योरेंस दोगे नहीं, एक्सेसरीज नहीं दोगे, पेमेंट नहीं करोगे, तो यू वोंट गेट द बाइक, तो यू हैव टू इंकर देम। सो एक्सपेंसेस व्हिच हेल्प यू टू क्रिएट द असेट, एक्सपेंसेस व्हिच हेल्प यू टू क्रिएट द असेट आर assets only, लिख लेना। सो फर्स्ट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, expenses to, right, expenses which results in, which creates the assets, the assets are capital expenditure, means fixed asset। कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है फिक्स्ड असेट। हम उनको कैपिटलाइज करते हैं, इसलिए बोला जाता है कैपिटल। ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंसेस है, बट कैपिटल नेचर के। कैपिटल मींस नॉन रिकरिंग, लिख लेना कहां पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल नेचर मींस नॉन रिकरिंग नेचर। देखो, ओनर स्टार्ट बिजनेस, he gives money to the business as a capital, it is non recurring, but daily नहीं देता है पैसे, वो एक ही बार देगा और फिर 4-5 साल के बाद जब जरूरत पड़ेगी तब। सो इट इज नॉन रिकरिंग इन द नेचर। कैपिटल नेचर मतलब कोई चीज कैपिटल नेचर है, मतलब इट इज नॉन रिकरिंग, हमेशा नहीं आएगा, वंस अपॉन ए टाइम, जैसे हम बोलते थे स्टोरी बोलते टाइम, मतलब कभी एक बार हुआ था, बहुत पहले कभी ऐसे, ठीक है। नाउ आगे, सो कैपिटल नेचर मींस नॉन रिकरिंग, एंड दूसरा होता है इसका अपोजिट रेवेन्यू नेचर। मींस रिकरिंग। ये जो चीजें मैं लिख के दे रहा हूं ना, नो वन विल टीच यू, आई गारंटी यू, बहुत टेक्निकल चीजें मैं समझा रहा हूं। कैपिटल नेचर इज नॉन रिकरिंग, मतलब कोई भी चीज जो नॉन रिकरिंग होती है ना, उसको अकाउंट्स में बोला जाता है कैपिटल इन द नेचर है, एंड जो रिकरिंग होती है उसको रेवेन्यू इन द नेचर बोला जाता है। सो आगे से नॉन रिकरिंग मतलब कैपिटल इन द नेचर, रिकरिंग मतलब रेवेन्यू इन द नेचर। सो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। द आरटीओ चार्जेस यू पेड इज कैपिटल इन द नेचर, बिकॉज एक ही बार पे करोगे। इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ असेट इज एक ही बार, एक्सेसरीज एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ असेट एक ही बार। सो दे आर कैपिटल इन द नेचर, इसलिए मैंने बोला दे आर टू बी कैपिटलाइज्ड। व्हाट डू बाय कैपिटलाइज मींस दे आर एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट। अब हम बाइक 70 की नहीं बोलेंगे, बाइक 80,000 की बोलेंगे। सो एक्सपेंसेस विच क्रिएट्स द असेट, ऐसे एक्सपेंसेस जो असेट क्रिएट करेंगे उनको भी असेट बोलेंगे, उनको एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, असेट। all those expenses which results in the asset are the assets only। अब ध्यान देना, ठीक है। एवरी मंथ अच्छा, आपने बाइक परचेस की, आप उसके बाद कोई खर्चे नहीं रहते क्या, रहते ना क्या, एवरी मंथ या एक सेकंड, एवरी डे सपोज
यू हैव टू परचेज द पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल तो डालना पड़ेगा, तो ही गाड़ी यूज करोगे। सो पेट्रोल डालने से असेट नहीं बन रही है, असेट यूज हो रही है। पेट्रोल डालने से असेट यूज हो रही है, नई असेट नहीं बन रही है, जो असेट है उसको यूज कर रहे हो। सो दिस इज रिकरिंग एक्सपेंस। डेली हमेशा पेट्रोल डालना पड़ेगा, डेली डेली नहीं, आप हफ्ते में डालो, मंथ में डालो, बट डालना तो पड़ेगा ना। रिकरिंग इन द नेचर मतलब रेवेन्यू नेचर, मतलब एक्सपेंस। इसको एक्सपेंस बोलो, इसको असेट मत बोलो। सपोज फर्स्ट मंथ में आपने 10,000 का पेट्रोल डाला, बहुत हो गया, 3,000 का पेट्रोल डाला, फर्स्ट मंथ में 3,000 का पेट्रोल डाला। सो 3,000 जो आपने खर्चे किए ना, आपकी असेट की वैल्यू 83,000 नहीं होती है, फिर भी बाइक की वैल्यू 80,000 ही होती है। आपने बोलते हो कि 80,000 की थी और 3,000 का पेट्रोल डाला, 80,000 की असेट हो गया, ऐसे नहीं बोलते आप। व्हीकल आपकी 80,000 की होती है, पेट्रोल आप असेट में नहीं ऐड करते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेट्रोल जो 3,000 का खर्चा किया वो असेट में नहीं ऐड करते कि 83,000 की व्हीकल हो गई, नहीं नहीं नहीं, पेट्रोल खत्म भी हो गया, व्हीकल वैसे के वैसे है। देयर इज अ डिफरेंस। अगर व्हीकल सेल करने जाते हो और जो जिसको आपको सेल करनी है एक मंथ में, आप बोलते हो 80,000 की, बोलते हो कैसे, बोलते मैंने 3,000 का पेट्रोल डाला था। बोला पेट्रोल किधर है, फिर मैं बाइक परचेस कर रहा हूं तो पेट्रोल, अगर पेट्रोल होगा तो 3,000 का लूंगा ना मैं। आप बोलोगे पेट्रोल खत्म हो गया, तो बोले इसका मैं क्यों पैसे दूं। तो वो खत्म हो गया, उसका बेनिफिट खत्म हो गया। जिसका बेनिफिट खत्म होता है ना, वो एक्सपेंस होते हैं, वो लॉस होते हैं। एक्सपेंस मतलब लॉसेस। एंड जिसका बेनिफिट अभी भी बाकी है वो एसेट होगी। बोलता है 80,000 की एसेट में 80,000 दे देता तुझे, मैं 3,000 क्यों दूं तुझे पेट्रोल का। जिसका बेनिफिट ही नहीं मुझे मिलने वाला, वो एसेट कहां से। बेनिफिट है मतलब एसेट है, बेनिफिट नहीं है मतलब वो एक्सपेंस हो गया। सो इट इज एक्सपेंस। देन एवरी मंथ आपको सर्विसिंग करनी होगी। कोई फर्स्ट सर्विसिंग फ्री होते हैं, बट नॉर्मली देखो यू हैव टू पे फॉर देम। ये क्या, सर्विसिंग करने से असेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, असेट मेंटेन होती है। असेट क्या होती है, मेंटेन होती है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। इफ, ध्यान देना, इफ यू डू द सर्विसिंग, अगर आप सर्विसिंग करते हो व्हीकल का, तो असेट की इफिशियंसी मेंटेन होती है, इंक्रीज नहीं होती, मेंटेन। एक्सपेंसेस, किधर गया वो मेरा डेफिनेशन, एक्सपेंसेस टू मेंटेन द फिक्स असेट or to use the fixed assets, they do not create new asset। asset already है, उसको वो मेंटेन करने को मदद करते हैं, राइट। सर्विसिंग रिकरिंग एवरी एवरी मंथ करनी होगी, 2 मंथ में 3 मंथ में तो करनी पड़ेगी। एक्सपेंस एवरी ईयर आपको इंश्योरेंस रिन्यू करना होगा। फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम निकाला, वो परचेस करने के लिए था, रिन्यूअल करना मैंडेटरी। कितने लोग इंश्योरेंस नहीं निकालते, आपको भी पता है, रिन्यू करना मैंडेटरी नहीं है। इंश्योरेंस आपने 2,000 का 3,000 का एवरी ईयर इंश्योरेंस रिन्यू करते हो, एवरी ईयर करना है रिकरिंग, रेवेन्यू इन द नेचर, एक्सपेंस। ये जो इंश्योरेंस है ना, इसके सिवा असेट नहीं मिलेगी, ये मैंडेटरी है। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये असेट है। और बाद में एवरी ईयर यू हैव टू पे द इंश्योरेंस, वो उसकी वजह से नई एसेट नहीं बन रही है, जो एसेट है वो मेंटेन हो रही है। तो दैट नेक्स्ट टाइम के इंश्योरेंस आर एक्सपेंसेस। देखो कितना बाइफर्केशन, कितने छोटे छोटे लेवल पे बाइफर्केशन है। देन सो बाइक परचेस की 70,000 की और 10,000 डालने पड़े तब जाके बाइक मिली। सो 10,000 भी एसेट है। सो डोंट से 70 की एसेट है, से 80,000 की एसेट है। ऑल दोस एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 which are incurred to create the asset, to get the asset। समझ में आ रहा है, अगर वो नहीं करोगे तो असेट नहीं मिलेगी, आर अल्सो असेट। सो पहले के एक्सपेंसेस टोटल 10,000 भी असेट है, तो असेट हो गए 80,000 की। फिर उस व्हीकल को हम यूज करें, उसके लिए पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं, सर्विसिंग कर रहे हैं, पीएसयू कर निकाल रहे हैं, हम अगर किधर स्क्रैच वगैरह जाता हम उसको रिपेयर भी करवा रहे हैं, पंक्चर निकालते हैं, हवा भराते हैं। दे डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द असेट। उनकी वजह से असेट की, बाइक की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, बाइक मेंटेन होती है।
हम उस बाइक को यूज कर सकते हैं. सो ऑल दोज एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, सर्विसिंग एक्सपेंस, रिपेयर्स एक्सपेंस, हवा भरने के एक्सपेंस, पंक्चर निकालने के एक्सपेंस, राइट, पीयूसी करने के एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंसेस आर normal expenses. They are expenses. They do not create the asset. They help you to maintain the asset. Create the asset and maintain the asset. India, Pakistan. Create the asset. Asset. Expenses to create the new asset. Create the new asset is asset. Expenses to maintain the existing asset is expense. लिख लेना है कहां पे. तो आपको एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता. एक्सपेंसेस टू क्रिएट ए न्यू असेट. दिस इज वन. सेकंड में बाद में लिख के दूंगा, मुझे समझाना है, मैं अभी तक आया नहीं उस पे. टू मेंटेन द असेट. एक्सपेंसेस टू मेंटेन और यूज द असेट, एग्जिस्टिंग असेट. existing asset. ठीक है. To create a new asset, you purchase laptop for the first time. Capital expenditure, asset. उसको बोला था कैपिटल एक्सपेंडिचर और असेट. आज वर्ड डिफिकल्ट लगेंगे बट गारंटी, राइट, होल्ड करो, पेशेंस के साथ पढ़ो, समझने का ट्राई करो, खुद के लाइफ के साथ कोरिलेट करो. आई गारंटी यू, मैं जो चीजें सिखा रहा हूं ना, दिस विल बी लाइफ लॉन्ग. कोई 11th में ये चीजें नहीं सिखाता, एक्चुअली 11th में सिखानी चाहिए. बच्चे 12th होते हैं एंड व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग देम फाउंडेशन, तो समझ में आता है घंटा इनको कुछ आ रहा है. सो दीज आर वेरी वेरी कंसेप्चुअल थिंग. इवन मैंने पहले भी बोला था कि ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन टीच दीज थिंग्स. नॉर्मल टीचर कैन नॉट. आपके कॉलेज में भी नहीं सिखाएंगे, उनको ही नहीं पता होगा ऐसे भी कुछ चीजें. एंड दीज आर इन योर टेक्स्ट बुक. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो लाइटली मत लेना, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत मैं बेसिक से, मैं जल्दी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज पहला जो 3-4 चैप्टर है ना भाई, बहुत स्लोली जाता हूँ, बिकॉज दैट इज अ फंडामेंटल. ये डेवलप हो गए ना, लाइफ बन जाएगी आपकी, गारंटी के साथ बोलता हूँ. आपको बाकी सब चैप्टर इजी जाएंगे, 12th इजी जाएगा, आप जो भी लाइफ में करोगे इजी आएगा. बट अगर ये ठीक नहीं हुआ, इसलिए जो 12th में क्लासेस लगा देना, उनको घंटा कुछ नहीं आता. उनको पास तो होते 11, लेकिन जब वो क्लासेस में आते ना, ऐसे बैठते, उनको समझ भी नहीं आता क्या चल रहा है. बिकॉज कभी उनको लगता है हमें सिखाए नहीं, कैसे सिखाएंगे. कॉलेज विल नेवर टीच यू दिस थिंग्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो समझ के करो. एंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट, टेक्स्ट बुक परचेस करके रखो. लेट कॉलेज स्टार्ट और नॉट, टेक्स्ट बुक परचेस करके रखो, टेक्स्ट बुक पढ़ते जाओ. महाराष्ट्र बोर्ड के बुक्स अवेलेबल है, नहीं तो पीडीएफ अवेलेबल है. टू क्रिएट ए न्यू असेट, उनको बोला था कैपिटल एक्सपेंडिचर. You purchase laptop for the first time, capital expenditure asset. You purchase mobile, capital expenditure. You purchase vehicle, capital expenditure. You purchase AC, capital expenditure, asset है वो. क्या आप डेली नहीं परचेस करते AC? You are not dealer in AC. Try to understand. You purchase vehicle, capital expenditure. You purchase fridge in home, capital expenditure, asset. Try to understand. ठीक है, आपने फ्लैट परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो असेट बना रहा है, असेट. यू परचेस लैंड, असेट बन गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, असेट बना रहे हो आप, असेट. आप शुगर फैक्ट्री है, उसमें प्लांट इंस्टॉल कर रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, शुगर फैक्ट्री, फिक्स असेट बना रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो जो सब खर्चा जो करोगे ना, वो पेमेंट जो करोगे ना, वो असेट बनाने के लिए,
all are assets, they are not expenses, they are assets. वो एक्सपेंसेस है बट उसका नेचर क्या है, कैपिटल इन द नेचर, नॉन रिकरिंग है, उनको असेट बोला जाएगा, उनकी वजह से असेट बनेगी, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए। एंड बाद में एक बार असेट बन गई, उसको मेंटेन करने के लिए खर्चे करने पड़ते। लाइक आपने व्हीकल परचेस की, उसको पेट्रोल डीजल डालना पड़ेगा, सर्विसिंग करना पड़ेगा, पीएसयू करना पड़ेगा, हवा भरनी पड़ेगी, पंक्चर निकालना पड़ेगा। दे आर रिकरिंग इन द नेचर, दे डू नॉट क्रिएट एनी एसेट, दे मेंटेन द एग्जिस्टिंग एसेट। उनको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब रिकरिंग, हमेशा रहेंगे वो। ठीक है, दे आर असेट्स। फिक्स असेट चाहिए तो लिखो, बी मोर अप्रोप्रिएट। दे आर करंट असेट्स, सॉरी दे आर एक्सपेंस, करंट असेट गलत लिखा मैंने, दे आर एक्सपेंसेस। सो इसको एक्सपेंसेस मत बोलो, इसको एक्सपेंडिचर बोलो, दिस इज मोर एक्यूरेट। एक्सपेंडिचर कैन बी फिक्स्ड असेट और नॉर्मल एक्सपेंसेस। ध्यान देना, बेनिफिट इज लॉन्ग टर्म। ये जो खर्चे किए ना आपने व्हीकल परचेस करने के लिए, राइट, फ्रिज परचेस करने के लिए, फ्लैट परचेस करने के लिए, लैपटॉप परचेस करने के लिए, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म रहेगा। बेनिफिट इज फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। एंड इसका बेनिफिट, डोंट यू थिंक एक बार पेट्रोल डाला तो सालों साल चलेगा क्या, फिर से डालना पड़ेगा। सर्विसिंग एक बार की तो फिर से कभी नहीं करनी है, ऐसे नहीं है। सो बेनिफिट इज शॉर्ट टर्म, short term, very short term, right, leads to creation of asset, creation of asset. These leads to maintain or use of the asset, leads to maintain or use assets। ठीक है, आगे देन, अब ध्यान देना मैं क्या दे रहा हूं। अब देखो, सिनेमा हॉल, गुड एग्जांपल, प्रभात, प्रभात टॉकीज पता है, मराठी मूवीज लगते हैं, एबीसी अप्पा भवन चौक में प्रभात है। इट वॉज ए सिंगल स्क्रीन थिएटर, सिंगल स्क्रीन। इनिशियली 3-4 years बिफोर इट वॉज सिंगल स्क्रीन। उन्होंने क्या किया पता है, पूरा उसको रिस्ट्रक्चर किया। नाउ देयर आर 2 to 3 स्क्रीन्स, आई डोंट नो, 2 तो मिनिमम है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस एसेट वैसे के वैसे है, बट उन्होंने उसको चेंज किया इंटरनल। उसमें जैसे आपके घर में आप चेंजेस करते हो, फर्नीचर वगैरह करवाते हो, यू ट्राई टू इंक्रीज द कैपेसिटी वगैरह, वैसे उन्होंने उस थिएटर को चेंज किया। एंड नाउ देयर आर 2 स्क्रीन्स। अब ये जो खर्चा किया है वो तो फ्री में तो नहीं हुआ होगा, उसके लिए उन्होंने एक्सपेंडिचर किया होगा। बट इसकी वजह से क्या हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले 300 लोग बैठते थे, नाउ 500 लोग बैठ रहे। डोंट यू थिंक उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा? पहले 300 लोगों से टिकट कलेक्ट करते थे, मूवी 300 लोग ही देख सकते थे, नाउ 500 लोग। सिटिंग कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड, व्हिच विल इंक्रीज द रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अनदर एग्जांपल। इसमें नई एसेट नहीं बन रही है, मतलब एसेट ऑलरेडी है, उस एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। एसेट मेंटेन नहीं कर रहे हम, उससे भी ज्यादा कुछ कर रहे हैं हम, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी इफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं। रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इसकी 300 सीट्स थी,
हमने उसको 500 कर दिया, ठीक है। हमने एक बालकनी डाल दी और बालकनी में 50 लोग और बिठाना स्टार्ट कर दिया। बालकनी डालने के लिए खर्चा लगेगा, वो पूरा कंस्ट्रक्ट करवाना होगा, चेयर्स लगाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, फ्री में तो नहीं होगा। वो जो पैसा आपने 5-6 लाख डाला है, वो 5-6 लाख विल हेल्प यू टू जनरेट मोर रेवेन्यू। ज्यादा लोग बैठेंगे, ज्यादा कमाओगे। दैट रेवेन्यू हेल्प यू टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। एक मिनट ध्यान देना, आप जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, दैट विल नॉट क्रिएट एनी नॉलेज, दैट इज द रियलिटी। वो एक्सपेंडिचर है, बट तुमने एकत्र में एडमिशन लिया है, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर नॉलेज। पेमेंट दोनों जगह पे कर रहे हो, कॉलेज में भी 4-5 हजार, एकत्र में थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, बट बेनिफिट आपको एकत्र वाला देगा। इट विल इंक्रीज योर नॉलेज, इट विल इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी, इट विल क्रिएट द स्किल्स। सो ये जो एक्सपेंडिचर है ना, दिस विल गिव बेनिफिट मोर देन ईयर। इसको असेट बोलो, इसको इन्वेस्टमेंट बोलो, और उसको एक्सपेंस बोलो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। दैट इज अ हार्श रियलिटी। You will say, you may deny, but that is the reality. So those expenditures which creates more revenue, which increases earning capacity of the existing asset. पहले 300 लोग बैठते थे, now 500 लोग। दिस इज एग्जांपल। आपने एक्सपांड किया, एक्सपेंशन से प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा ना। वो जो खर्चे किए ना आपने एक्सपांशन के लिए, दे आर also capital expenditure, they are also asset। उनको एक्सपेंस मत बोलो, बिकॉज़ उनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म रहेगा। दूसरा एग्जांपल ध्यान देना, आपने बाइक परचेस की थी 80,000 की, वही एग्जांपल, ये आपकी बाइक है, ठीक है, ये आपकी बाइक है। बाद में आपकी शादी हो गई, 2 लोग तो इजीली बैठ रहे, बच्चा हो गया, तो आपने कहा पे साइड कार लगा दी, इसके लिए आपको 10,000 खर्चा करना पड़ा। परचेस करने के बाद का खर्चा है। तो मुझे बोलो, ये जो साइड कार लगाई, डोंट यू थिंक नाउ 3 पीपल विल सिट, कैपेसिटी इज इंक्रीज, डोंट यू थिंक विद कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, 3 लोग बैठेंगे। सो अगर ये 10,000 इज नॉट एक्सपेंस, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज असेट। अब बोलो मेरी असेट 90,000 की है, ये बाइक 80 की थी और साइड कार 10,000, अब बोलो मेरी असेट 90,000 की है। आपने जो पेट्रोल के लिए खर्चा किया, सर्विसिंग के लिए, दैट डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, बट दिस साइड कार विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द असेट। सो लिख लेना ये बीच वाला, टू एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी, revenue generating capacity, or right, revenue generating capacity or right efficiency of existing asset are also capital expenditure, are also capital expenditure, they are assets, they are also called as assets। example ध्यान देना, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, हमने पहले 70,000 की बाइक परचेस की थी, बट हमें 10,000 और खर्चे करने पड़े टू गेट द असेट। सो दिस एक्सपेंसेस क्रिएट द असेट, इसलिए वो असेट ही है। टोटल असेट हो गए 80,000 की। हम बोलेंगे असेट 80 की, असेट 80 की, असेट 80 की है। बाद में हमने बहुत सारे एक्सपेंस किए, सर्विसिंग, पेट्रोल, डीजल, राइट, रिपेयर्स वगैरह सब। दे डू नॉट क्रिएट द असेट और दे डू नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द असेट, दे मेंटेन द असेट। तो उनको बोला जाएगा क्या, एक्सपेंसेस। 80,000 इज असेट। आपने फर्स्ट ईयर में 10,000 पेट्रोल खर्चा किया, सर्विसिंग वगैरह बहुत सारा खर्चा, ये एक्सपेंस है,
ये असेट है, तो हम बोलेंगे 10,000 के एक्सपेंस है, 80,000 की असेट है। नेक्स्ट ईयर में हमने 6,000 देके साइड कार लगा ली, साइड कार से कैपेसिटी इंक्रीज होगी, साइड कार लगा दी बाजू में, कैपेसिटी इंक्रीज होगी, 3 लोग बैठेंगे, सो दिस विल इंक्रीज द कैपेसिटी। तो 86,000 is it now value of the asset. So is 6,000 ये खर्चा ही है, but this has increased the value of asset from 80 to 86. This 10,000 has not increased the value of the asset. इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, ये एक्सपेंस है और ये असेट है। 10,000 जो पेट्रोल वगैरह पे खर्चा किया है उसको एक्सपेंस बोलो, और 6,000 जो खर्चा किया है उसको असेट बोलो। ध्यान देना, प्रभात वालों ने बाय स्पेंडिंग 30 लाख सपोज, उन्होंने नई स्क्रीन लगा ली, उनके पास पहले 60 लाख का एक थिएटर था, उन्होंने 60 लाख में थिएटर कंस्ट्रक्ट किया था, ये उनकी असेट थी, ये खर्चा एसेट था, असेट, फिक्स असेट। फिर उन्होंने उसको मेंटेन वगैरह किया, क्लीनिंग करवाया वगैरह, सब डेली चल रहा है, क्लीनिंग, पानी वगैरह आता है वहां पे, सब चीजें होती है, लाइट बिल वगैरह सब। यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिल गया मुझे, एक याद आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखो। एक्सपेंसेस के एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एवरी मंथ पे करना होता है ना, राइट? सो वो सब एक्सपेंसेस रहेंगे। 10-15 साल के बाद उन्होंने बोला कि हमें उसको मल्टीप्लेक्स करना है, तो उन्होंने और एक स्क्रीन लगा दी 30 लाख डाल के। ये 30 लाख से दिस इज एक्सपेंडिचर बट नॉट एक्सपेंस, it is also asset because this expenditure is not of 1 year, this is more than 1 year। तो अब मैं बोलूंगा पहले 60 का मेरा थिएटर था, 60 लाख का, और मैंने 30 किया, तो मेरा थिएटर कितने का हो गया ओवरऑल? 90 लाख का। वहां पे एम्प्लॉय सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी से थिएटर मेंटेन हो रहा है, उसके सैलरी से थिएटर की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, मेंटेन हो रहा है। जो क्लीनिंग वाला बंदा आता है उसकी सैलरी, उसके वेजेस दैट हेल्प यू टू मेंटेन द थिएटर, दैट डज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द थिएटर। वही दैट सैलरी पेड इज एन एक्सपेंस नॉट असेट। पेमेंट ही है बट एक असेट है, एक एक्सपेंस है। कोई भी पेमेंट, कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी पेमेंट जो असेट बनाता है या असेट की कैपेसिटी इंक्रीज करता है या इफिशियंसी इंक्रीज करता है, क्या बोला, ध्यान देना, कोई भी पेमेंट, कोई भी पेमेंट जो नई असेट बनाएगा, विच विल क्रिएट ए न्यू असेट और विच विल इंक्रीज द कैपेसिटी और इफिशियंसी ऑफ एग्जिस्टिंग असेट इज असेट, इज असेट। ठीक है? However, the expenses, the payments which help you to maintain or use the asset is expense, because उनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता है। पहले दो का बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है। सो आपने मोबाइल परचेस किया 40,000 का, असेट हो गई। वैल्यू पे मत जाओ, 40 का इसलिए नहीं, ज्यादा इसलिए नहीं, एक बार परचेस करोगे तो 4, 5, 6 साल यूज करोगे, असेट है। एवरी मंथ रिचार्ज कर रहे हो, एक्सपेंस है। बीच में कुछ खराब हो गया, रिपेयर किया, एक्सपेंस है। चार्जर लिया, चार्जर पहला वाला खराब हो गया, नया ले लिया, विदाउट दैट चार्जर यू कैन नॉट यूज द मोबाइल, एक्सपेंस है। बट बाद में नया ही मोबाइल ले लिया, फिर नया मोबाइल ले लिया, इज असेट। समझ में आ रहा है? सो असेट इज डिफरेंट, एक्सपेंस इज डिफरेंट, दोनों के लिए पेमेंट करना होता है। फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में मिलेगा तो अकाउंट्स में आएगा नहीं, बिकॉज अकाउंट्स में मनी वैल्यू होनी चाहिए। फ्री में कुछ मिलेगा दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स, ठीक है? बिकॉज हम मनी से काम कर रहे हैं, फ्री में मिलेगा तो रिकॉर्ड नहीं होता है। जिसके लिए पेमेंट किया, आई हैव परचेज दिस कैलकुलेटर, इट्स असेट बिकॉज आई विल यूज इट फॉर 3, 4, 5 years, बट इसमें मुझे हमेशा सेल चेंज करना पड़ता है। अगर वो सेल नहीं चेंज करूंगा तो आई कैन नॉट यूज। सो इसकी बैटरी की जो 400-500 रुपए जो रहेगी, दैट इज एन असेट, दैट इज एक्सपेंस। आपने वॉच परचेस किया, असेट है आपकी, बट उसको आप मेंटेन करवाते हो, आप उसको क्लीनिंग करवाते हो, उसका सेल चेंज करते हो, बैटरी चेंज करते हो, इज एन एक्सपेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको समझे, ठीक है?
व्हाट इफ वी बाय पैक ऑफ स्नैक्स बट इट इज फॉर द, अरे वही तो मैंने बोला ना, शॉर्ट टर्म है तो एक्सपेंस है, बेनिफिट क्या, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, एसेट बन रहेगा कुछ नहीं तो क्यों टेंशन लेना है। स्नैक्स परचेस करोगे, आज दोपहर में खाना खाया तो शाम को तो खाना पड़ेगा ना, या 2-3 साल खाना ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो रिकरिंग रहेगा वो एक्सपेंस, जो रिकरिंग नहीं रहेगा वो असेट। ठीक है, सो हमने एक्सपेंडिचर पे थोड़ा गौर किया है। कल और मैं कल तो मेरा लेक्चर नहीं रहेगा, सैटरडे को रहेगा। कल हम उस पे और सैटरडे हम और उस पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आई होप आप लिखते भी हो, जस्ट डोंट कम एंड सीट कि हमें अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं है, कॉलेज स्टार्ट होगा भी तो कुछ सिखाएंगे नहीं। देयर इज ए हार्श रियलिटी, ये बच्चों को नहीं समझ में आता है। सो कीप, जितना आधा ही घंटा भी पढ़ाई करो बट करो, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड कीप ऑन रिविजिटिंग दिस लेक्चर्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये फंडामेंटल है। फर्स्ट टाइम में नहीं समझेगा, 2-3 बार करोगे तो समझेगा, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू। Reference book, no need of any reference book, to be very frank, at this level at least, no need, because even if I refer you any book you won't understand, to be very frank। थोड़ा 2-3 मंथ जाने दो, आई विल सजेस्ट यू गुड, पहले ये कवर करने दो, नहीं तो अननेसेसरी इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। सो एक 2 मंथ के बाद, लाइक एग्जांपल दिवाली में मैं बोल दूंगा दिवाली के पहले ये बुक ले लो और पढ़ना स्टार्ट करो। फिलहाल जो मैं ले रहा हूँ वो ले लो, इवन मैं बुक के बाहर भी बहुत सारी चीजें कवर करता हूँ। सो अभी फिलहाल दिस इज नॉट द टाइम टू रेफर, टेक्स्ट बुक पढ़ो महाराष्ट्र बोर्ड का, इट्स मोर देन इनफ। दिवाली के टाइम ऑब्वियसली आई विल टेल यू सम रेफरेंस बुक एंड मैं उसमें से होमवर्क भी दूंगा आपको, दिवाली होमवर्क, ठीक है। थैंक यू।